हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल मैं कुछ चर्चा कर रहा था डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर। फटाफट से रिवाइज करते हैं बेटा, और आज इम्पॉर्टेंस देख रहे हैं हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। सारे बच्चे सामने देखेंगे बेटा। अभी थोड़ी सी चर्चा बेटा कल वाली करते हैं। चलो जी बेटा, मैं बात कर रहा था डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की, और मैंने एक बात बोली थी बाबू, डेलीगेशन का भी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? देखो, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे टॉप लेवल के लिए मुश्किल है कि वो सारे काम खुद परफॉर्म कर ले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप टॉप लेवल पे 5, 7, 10 लोग भी हो ना बेटा, आप सारे काम कभी खुद से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो किसी ना किसी एक्सटेंट पे आपको अपना वर्कलोड गिराने के लिए काम को बांटना पड़ता है। और बेटा काम को बांटना है, अगर आपने इस काम को 2 लेवल में बांटा तो हम इसको बोल रहे थे डेलीगेशन। और डेलीगेशन एक कंपलसरी टास्क है बेटा, इट इज अ प्रोसेस टू शेयर द टास्क, ठीक है ना। कहीं ना कहीं बेटा एक इंडिविजुअल पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने दम पे चला ही नहीं सकता। लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल टास्क है। देखो बेटा, काम को बांटना जरूरी है, लेकिन काम को लोएस्ट लेवल तक बांटना है, ये किसी किताब में नहीं लिखा बेटा, ठीक है ना। लोएस्ट लेवल से ही बांटने से काम चलेगा, ये कहीं नहीं लिखा बेटा। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है, ठीक है ना। ये एक ऑप्शनल चीज है बेटा डेलीगेशन, लेकिन एक कंपलसरी चीज है। और मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा था बेटा, जो पेपर में आती है बहुत बार, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मैनी। और यहाँ पर बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स बेटा 2 लेवल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। एक सुपीरियर, एक सबऑर्डिनेट, या कह लो टॉप लेवल मिडल लेवल, या कह लो मिडल लेवल लोअर लेवल, ठीक है ना बाबू। और जब मैं बोल रहा हूँ इन डिसेंट्रलाइजेशन भी मल्टीप्लाइड बाय मैनी, तो ये बहुत सारे लेवल्स की बात चल रही है, ठीक है। इतनी बात हमने करी थी बाबू। अब आज मुद्दा उठेगा कि डेलीगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप देखोगे बेटा, कोई भी टीचर इस तरीके से नहीं कराता इस टॉपिक को जैसे मैं कराता हूँ बाबू। आपको बता देता हूँ, चाहे इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लो चाहे इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लो, है दोनों सेम, बस सिर्फ हेडिंग बदलने वाली है, ठीक है ना। और ये बात मेरा दिल नहीं कह रहा, मैं एनसीईआरटी की हेडिंग से कंफर्म करूंगा, ठीक है जी। अभी एक काम करते हैं बेटा, दोनों की इंपॉर्टेंस को साथ साथ देखते हैं। एक बार सिर्फ हेडिंग्स देख रहे हैं, समझाऊंगा तो है ही। मैं पेज नंबर 42 पर हूँ, नोट्स में इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन लिखी हुई है बेटा, और पेज नंबर 43 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन लिखी गई है। 1 मिनट के लिए नोट्स निकालो फटाफट से। पेज नंबर 42 इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, पेज नंबर 43 इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा पेज को ऐसे पकड़ लो क्योंकि बार बार मुझे कंफर्म कराना। बेटा पहली हेडिंग देखना, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में क्या लिखी गई है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, यही लिखी गई है बेटा। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में 4th हेडिंग लिखी गई है, रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपको बता देता हूँ ये दोनों हेडिंग एक जैसी हैं, जब मैं रीड कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, जहाँ रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट है ना, वहाँ लिख दो बेटा हेडिंग नंबर 1। यानी कि बेटा डेलीगेशन की अगर हम फर्स्ट हेडिंग कर ले तो डिसेंट्रलाइजेशन की 4th हेडिंग हो जाएगी, ठीक है जी। बेटा इधर सेकंड हेडिंग है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और बेटा इधर भी सेकंड हेडिंग है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। इधर थर्ड हेडिंग है बेटा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उधर फर्स्ट हेडिंग है बेटा डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इधर 4th हेडिंग है बेटा फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और बेटा इधर 5th हेडिंग है फैसिलिटेट ग्रोथ। बेटा 5th हेडिंग छोड़ दो अभी, इधर 6th हेडिंग है बेटर कोऑर्डिनेशन, इधर भी 6th हेडिंग है बेटर कंट्रोल, ठीक है जी। मैं कंफर्म कराऊंगा जरूर जब पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना। अभी आपको लग रहा होगा शायद ये हेडिंग डिफरेंट ना हो, लेकिन बेटा बिल्कुल एक जैसी बात है, बिल्कुल एक जैसी बात, सिर्फ हेडिंग का अंतर है। लेकिन ध्यान रखना
हेडिंग हमें एनसीईआरटी वाली ही याद करनी है, यही, ये ना हो हेडिंग भी डेलीगेशन की चिपकाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, हेडिंग एनसीईआरटी की चाहिए, यही बेटा मैंने नोट्स में एनसीईआरटी की ही हेडिंग लिखी है। ठीक है जी, चलो प्यारे बच्चों सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा मैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, बस रह क्या जाएगा बेटा, दो अलग अलग हेडिंग। यहां पर जो फिफ्थ हेडिंग है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, वो इधर नहीं है, ठीक है ना, एक एक हेडिंग डिफरेंट है बेटा, बाकी 5 बिल्कुल सेम है। ठीक है जी बाबू, इधर पहली हेडिंग का नाम है इफेक्टिव मैनेजमेंट, और बेटा उधर फोर्थ हेडिंग का नाम है रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना। कहता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, कहता है डिसेंट्रलाइजेशन सॉरी डेलीगेशन की वजह से आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, यही बोल रहे हैं ना इफेक्टिव मैनेजमेंट, कह रहा एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन मैनेजमेंट बड़ा इफेक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो बेटा एक बात समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा देखो मान लो आज तक सारे के सारी जॉब, चाहे वो रूटीन नेचर की थी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नेचर की थी, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लान थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव थे, चाहे वो पॉलिसी थी, सब कुछ एक इंसान फ्रेम कर रहा था बेटा, ठीक है, टॉप लेवल फ्रेम कर रहा था सब कुछ। बेटा हर टाइम ओवर बर्डन रहता था, हर टाइम स्ट्रेस में रहता था। आपको बता देता हूं बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में ना अगर एक टॉप लेवल 12 घंटे काम कर रहा है ना, तो 8 घंटे की रूटीन जॉब होगी बेटा, सिर्फ 4 ही घंटे का काम होगा बेटा जो उसके लायक काम है, जो दिमाग वाला काम है। ठीक है ना बाबू, अब एक बात को समझने की कोशिश करो, टॉप लेवल बहुत स्ट्रेस में, इसने कहा नहीं भाई नहीं, सब मुझसे तो समझ नहीं रहा, मैं क्या करूंगा, मैं तो काम को बांटूंगा, मैं तो डेलीगेट करूंगा। जब भी ये काम को बांटता है करता क्या है बेटा, हमेशा, कल ये बात मैं बोल चुका हूं, हमेशा ये अपने हाथ में रखता है कोर इश्यूज, इंपॉर्टेंट एरियाज, सिग्निफिकेंट डिसीजंस, ये अपने हाथ में बेटा मेन काम रख लेता है, और ये क्या करता है रूटीन जॉब को डेलीगेट कर देता है टू द लोअर लेवल। अपने लोअर लेवल को इसने रूटीन जॉब बांट दी। अब इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, टॉप लेवल इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क, नाउ द टॉप लेवल इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। अब तो कोई बर्डन नहीं रह गया इसके ऊपर रूटीन टास्क का। क्या बेटा रिलीफ नहीं मिला टॉप मैनेजमेंट को? यहां पर फोर्थ हेडिंग का नाम यही है, रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। सर रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा टॉप मैनेजमेंट को? टॉप मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, एक बात। दूसरी बात बेटा बहुत टाइम बचने लगेगा। अब 4 ही तो घंटे आप काम कर रहे हो, बाकी 8 घंटे क्या करोगे बेटा? टॉप लेवल कैन एक्सेल इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज। सर देखो टॉप लेवल की जॉब ना लगती बहुत आसान है, लगता है यार एसी कैबिन में बैठ के तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मजे ले रहे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जॉब किसी की नहीं होती बेटा। ऑर्गेनाइजेशन का सारा भार इनके कंधों पर है। मेन डिसीजन तो ले ही रहा है बेटा, लेकिन जो टाइम बच रहा है ये टाइम वेस्ट नहीं करता बेटा, ये क्या करता है एक्सेल करता है इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटी, की नई अपॉर्चुनिटी को खंगाल खंगाल के लाऊं, 2-4 प्रोडक्ट और बनाना शुरू करें, किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट देख कर आऊं कहां से हो रहा है, किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट देखो कहां कर सकते हैं, तो बेटा ये नई अपॉर्चुनिटी को खोजने में टाइम खर्च करता है। ठीक है ना, मैंने भी अपने ऑफिस में डेलीगेशन फॉलो किया हुआ है, अभी दूंगा एक जगह पर आकर आपको एग्जाम। ठीक है ना, इनिशियली बता देता हूं बेटा सारे काम मैं करता था, सारे, जब ऑफिस खुला था तो जीएसटी रिटर्न हम भर रहे हैं भाई साहब, अकाउंट्स हम चेक कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न हम भर रहे हैं। बेटा मैंने भी अपने ऑफिस में 4-5 बंदों को ट्रेन करा, जब वो पूरे तरीके से ट्रेंड हो गए तो मैंने उनको बोला भाई अब ये रूटीन जॉब मेरे बस की बात नहीं, अब रिटर्न्स तुम फाइल करो, ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न तुम देखो, मैं वो देखूंगा जो मेरा कॉर इशू है, जो मेरा सिग्निफिकेंट एरिया है। या तो मैं करूंगा ऑडिट, या क्या करूंगा इनकम टैक्स के केसेस, जीएसटी के केसेस, रूटीन जॉब नहीं करूंगा मैं। ठीक है ना बेटा, और जब मैं फ्री हो गया फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क तो कहीं ना कहीं बेटा मैं एक्सेल भी कर रहा हूं नई अपॉर्चुनिटीज में। पिछले साल 3 बैच, इस साल 5 बैच। ठीक है ना बेटा, टॉप लेवल फ्री होगा बर्डन ऑफ रूटीन टास्क से तो कहीं ना कहीं बेटा नई नई अपॉर्चुनिटी को खोजने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई? इफेक्टिव मैनेजमेंट और रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जल्दी नहीं करेंगे बेटा, आराम से एक एक हेडिंग रीड करेंगे। आप रीड करके बताओ समझ आई क्या? बेटा इधर सेकंड हेडिंग का नाम है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। बाबू कहता है डेलीगेशन में, सामने देखो बेटा समझने के लिए, यहां पर नोट्स तो फिर रीड कर ही लोगे घर पर। हाँ जी,
सेकेंड हेडिंग में लिखा हुआ है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है, और यहां पर लिखा हुआ है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। लो बेटा, बात एक ही है, बिल्कुल सिमिलर बात है, अभी समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा अभी डेलीगेशन में क्या हुआ, टॉप लेवल ने कोर इश्यूज अपने पास रख लिए, रूटीन जॉब दे दिया बेटा अपने लोअर लेवल को, यानी कि मैं समझ लूं अगर ये टॉप लेवल है तो मिडिल लेवल को रूटीन जॉब बांट दिया कि थोड़ा थोड़ा काम बांट लो, सारे मैनेजर्स बांट दिया इसने काम। ठीक है बेटा, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। बेटा आप खुद समझो, आज ये रूटीन जॉब से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करेंगे तभी तो वो स्किल्स डेवलप होंगे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। आप इनसे कभी डिसीजन मेकिंग ही नहीं कराओगे तो सीधा ये थोड़ी कह दोगे आजा भाई स्ट्रेटेजिक प्लान बना ले। आज ये रूटीन जॉब को हैंडल करेंगे, छोटे मोटे डिसीजन लेना शुरू करेंगे, साल 2 साल छोटे मोटे डिसीजन लेंगे बेटा, तभी तो वो स्किल्स डेवलप होंगे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। और कल को मैं बोलता हूं बेटा, अगर कभी वैकेंसी क्रिएट हो गई टॉप लेवल पर तो क्या होगा बेटा, इनमें से ही तो किसी का प्रमोशन होगा। तो क्या एम्प्लॉय को डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन? मिल तो रही है बेटा। और यही बात डिसेंट्रलाइजेशन में लिखी हुई है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हो बेटा, एम्प्लॉय फ्यूचर के लिए तो तैयार हो रहा है बेटा। आज छोटे मोटे डिसीजन ले रहा है, कल को कॉम्प्लेक्स भी लेने को मिलेगा मौका। ठीक है ना, प्रमोशन यहीं से होने वाला है किसी का बेटा। समझ आई बात? तो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होती है बेटा, होती है, बिल्कुल होती है। और बेटा ये शरीर है, देखो आपको बता देता हूं, जितना दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है ये उतना बढ़ता है, जितना यूज करोगे। तो आज छोटा डिसीजन लो, लाख रुपए का, कोई प्रॉब्लम आई टॉप लेवल की हेल्प ले लो, डिसीजन लेना आ गया तो बेटा कहीं ना कहीं डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी आर्ट है। ये आर्ट आपको आ जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन। लाख का डिसीजन लेना आ गया, कल को 5 लाख का भी लेना आएगा, कल को बेटा ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों के डिसीजन भी आप ही ले रहे होंगे। तो ये है बेटा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ठीक है जी, 2 हेडिंग अब इकट्ठे पढ़ लेंगे। थर्ड हेडिंग का नाम है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। यहां पर नाम है बेटा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, वहां पर है बेटा हेडिंग का नाम बोलना, फर्स्ट हेडिंग का क्या नाम है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, उधर फर्स्ट हेडिंग है बेटा डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। देखना बेटा सामने मेरी तरफ, बाबू देखो सामने देखो। अब हुआ क्या बेटा, मिडिल लेवल क्या शेयर कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, ये देखो बाबू। ये अथॉरिटी ना टॉप लेवल की थी डिसीजन मेकिंग की, ठीक है, और टॉप ही लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। टॉप लेवल ने जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो बेटा साथ ही साथ उसके लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी दी होगी। ठीक है ना, अगर आपको कुछ जिम्मेदारी दी, कल हम पढ़ रहे थे ना, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टॉप लेवल ने बेटा आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बांटी है, और जब जिम्मेदारी बांटी होगी तो कहीं ना कहीं बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी भी दी होगी। तो बाबू डेलीगेशन में मिडिल लेवल को शेयर करने का मौका मिलता है टॉप लेवल की अथॉरिटी, टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बेटा, दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं बेटा जो पैसे से मोटिवेट होते हैं, जिनकी सैलरी बढ़ा दो बेटा मोटिवेट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के 1% लोग वो भी हैं बेटा जो नॉन फाइनेंशियल चीजों से मोटिवेट होते हैं। बाबू हो नहीं सकता मिडिल लेवल मोटिवेट हो जाए, यार मुझे डिसीजन मेकिंग का मौका मिल रहा है, मिडिल लेवल पे और 20 लोग काम करते हैं, मुझे ही क्यों दिया टॉप लेवल ने? बेटा टॉप लेवल को लगता है उसके दिमाग में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाती है कि यार मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझा जा रहा है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। 20 लोग और थे लेकिन मुझे दे रहा है डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल वाला बंदा। ठीक है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेट हो जाता है बेटा टॉप लेवल की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने से। आप अपने क्लासरूम सोच लो बेटा, 60 बंदे बैठे हुए हैं और टीचर ने किसी को बना दिया बेटा मॉनिटर। आप खुद सोचो बेटा, वो इंसान 10 दिन के लिए तो जमीन से थोड़ा ऊपर ही उड़ जाता है, उसको लगता है यार 60 59 और भी थे, मुझे ही बनाया, मुझे ही बनाया। ठीक है ना, और क्या कर रहा हूं मैं, टीचर की अथॉरिटी शेयर कर रहा हूं। जितनी पावर टीचर के, उसने अपनी पावर आधी मुझे दे दी है। ठीक है ना, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं भाई वो भी मोटिवेट हो जाता है, चाहे करना कुछ नहीं लेकिन फिर भी मोटिवेशन तो आ ही जाता है। सेम बात बेटा हेड बॉय हेड गर्ल के एंगल से भी होती है। ठीक है ना, हेड बॉय बना दिया जाता है बेटा, समझ नहीं आता भाई क्या क्या मिल क्या गया,
ठीक है ना, लेकिन आपको लगता है यार मैं प्रिंसिपल की अथॉरिटी शेयर कर रहा हूं, प्रिंसिपल की पावर शेयर कर रहा हूं, प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा हूं। सेम बात ऑर्गेनाइजेशन में है बेटा, टॉप लेवल अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देता है डेलीगेशन में, और बेटा जिसको भी वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसके दिमाग में बेटा एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो जाती है। और कई इंसान दुनिया में ऐसे भी हैं बेटा जो ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं। हर किसी को पैसा नहीं चाहिए बेटा, किसी को बाबू रिकॉग्निशन भी चाहिए, तो इसको रिकॉग्निशन मिल गया बेटा, इसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करा है बाबू ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये मोटिवेट हो रहा है। समझ आई बात? दो हेडिंग रीड करके बताओ बेटा। फोर्थ हेडिंग है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और उधर फिफ्थ हेडिंग है बेटा फैसिलिटेट ग्रोथ। मेरी तरफ देखना, मैं इस हेडिंग को ना दो तरीकों से समझा सकता हूं। एक तरीका वो जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, और एक मेरा अपना तरीका है इसको समझाने का। बेटा पहले नोट्स वाली बात कर लेते हैं, ये बात समझ उनको ही आएगी जिन्होंने बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मुझसे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। मैं एक बार वो बात बोल देता हूं, अगर नहीं भी समझ आए टेंशन मत लेना, मैं अपने तरीके से भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। बाबू कहता है डेलीगेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, दोनों में ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। कैसे समझने की कोशिश करते हैं? पहला तरीका बेटा, बाबू जब टॉप लेवल किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना, देखो मिडिल लेवल पे बहुत सारे मैनेजर काम कर रहे होते हैं, मिडिल लेवल पे काम करते हैं सारे मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकता है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो बहुत सारे मैनेजर होते हैं, 20 मैनेजर 25 मैनेजर भी हो सकते हैं। अब आप जब काम बांटने चले हो ना बेटा, आपने बांटना एक दो को ही है। अब जब आप काम बांट रहे हो बेटा, आपके दिमाग में रहता है कि इस बंदे की क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी हिसाब से इसको काम दूं, ये कर भी सकता है कि नहीं। 25 लोगों में से आपने बहुत देख दुख के कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितना क्या किसका क्या एक्सपीरियंस है, एक बंदे को काम दे दिया, ठीक है ना। दैट मीन्स जो आप कर रहे हो ना बेटा, उसे मैं बोलता हूं सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क। काम तो बांट रहे हो लेकिन बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, अंधाधुंध नहीं किसी को भी दे दिया कोई काम करने को। तो आप जो कर रहे हो वो सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हो। और याद कराता हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिन्होंने पढ़ा हुआ है बेटा, डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन। तो बेटा आपने क्या करा, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क करा, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन ऑलवेज लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। जब एक स्पेशलिस्ट एक काम को बार बार करेगा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो होगी होगी। ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरा तरीका मेरा अपना है समझाने का, लो प्यारे बच्चों सामने देखने की कोशिश करना है इस चीज को। बेटा मैं आपको बोलता हूं जो शुरू की दो हेडिंग है ना, इन्हीं की वजह से ग्रोथ होती है। पहली हेडिंग हमने पढ़ी इफेक्टिव मैनेजमेंट, और दूसरी हेडिंग हमने पढ़ी एम्प्लॉय डेवलपमेंट। बहुत आराम से सुनना बेटा। इफेक्टिव मैनेजमेंट में मैंने क्या बोला बाबू, टॉप लेवल फ्री हो जाता है फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। रूटीन टास्क बांट देता है, इंपॉर्टेंट मुद्दे कोर इश्यूज खुद संभालने लगता है, यही करने लगता है ना बेटा। मैनेजमेंट अच्छा होने लगता है क्योंकि आपके पास रूटीन जॉब है नहीं, 4 घंटे का काम है, आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से काम करते रहते। बाबू जब आप खाली होते हो तो खाली बैठ तो सकता नहीं टॉप लेवल वाला, ये क्या करता है बेटा, एक्सेल करने की कोशिश करता है इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज, यही करने की कोशिश करता है। चलो मैं समझा देता हूं, मैंने भी अपने साथ कुछ ऐसा किया। मैं खाली हो गया बेटा और मैंने सोचा और कैसे बढ़ाया जाए, और कैसे बढ़ाया जाए, तो मैंने एक रुड़की ऑफिस खरीद लिया, ठीक है ना। एक ऑफिस मैंने रुड़की में खरीद लिया बेटा, एक्सेल करा, नई अपॉर्चुनिटीज को देखा, चलो ठीक है। अब बाबू संभालेगा कौन, मैं तो जा नहीं सकता, और अगर मैं ही रोज आना जाना कर दूं फिर वही रूटीन जॉब में फंस गया। बाबू दूसरा काम डेलीगेशन में जो होता है, आपके एम्प्लॉय डेवलप करने लगते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। रूटीन जॉब इनको ही दी थी ना मैंने हैंडल करने को, मैंने कहा तुम करो डिसीजन मेकिंग। कहीं ना कहीं बेटा ये धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग करने लगे, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होने लगी, ठीक है ना। इनके अंदर वो स्किल्स भी डेवलप हो गए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो बेटा बढ़ेगा तो भाई, साल 1.5 साल 2 साल में भाई बहुत तरक्की करने लगेगी। इनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी फाइन हो गई। मैंने इनमें से ही एक स्टाफ को उठाया और यहाँ का इंचार्ज बना दिया, और मैंने कहा पूरा ऑफिस तेरा है, बस मेरे को थोड़ी सी प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। सारा ऑफिस उसके नाम है बेटा, मैं कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। वो बैठकर सारे डिसीजन मेकिंग करता है, इवन वहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिसीजन वो लेता है, ऑडिटिंग सब कुछ वो करता है। सर आप खुद समझो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी डेलीगेशन की वजह से।
आपने नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेल करा और आपके एम्प्लॉय इतने डेवलप हो चुके हैं बेटा, वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सकते हैं इस जगह से रिलेटेड। तो बेटा मैंने पहले ही बोला था, अगर यहां कोई वैकेंसी क्रिएट हुई ना कभी भी टॉप लेवल पे, तो प्रमोशन आप ही का होने वाला है। समझ आई बेटा? डेलीगेशन में ग्रोथ होना तय है। ओके बात, कोई दिक्कत तो नहीं। दो हेडिंग इकट्ठे पढ़ेंगे बेटा। फिफ्थ हेडिंग का नाम है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, और बहुत आराम से समझना, मजेदार हेडिंग है ये बेटा। कहता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है? हायरार्की का बेसिकली मतलब होता है चेन, या आप बोलो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना बेटा। कहता है एक ऑटोमेटिकली चेन बन जाती है। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, प्लीज सामने देखो अभी इस हेडिंग को समझने के लिए। नोट से नहीं आएगी समझ में, पक्का बोल रहा हूं बेटा। देखो, जब आप डेलीगेशन में पावर बांटते हो, अथॉरिटी बांटते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हो, तो ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि सबको बराबर अथॉरिटी देता है टॉप लेवल। हमेशा बेटा जब अथॉरिटी बांट रहा है तो सामने वाले की क्वालिफिकेशन भी तो उसके दिमाग में है ना बेटा, ठीक है ना, उसकी एक्सपीरियंस भी तो दिमाग में है। तो बेटा मान लो मैं ही बांट रहा हूं अपने ऑफिस में अथॉरिटी, ठीक है ना, और मेरे ऑफिस में 4 स्टाफ काम करता है, लेट्स सपोज ABCD, ठीक है ना। डी बड़ा नया स्टाफ है, अभी 2 महीने पहले ही आता। मैंने कहा डी बात सुन, मेरे ऑफिस में जो काम होता है उसके हिसाब से बताऊंगा। मैंने कहा डी तेरी जिम्मेदारी है, बस तू 20,000 रुपए तक का टैक्स जमा कर सकता है, इससे ज्यादा तुझे अलाउड नहीं है। बस जब भी तुझे टैक्स जमा करना होगा तो 20,000 तक का कर सकता है, इससे ज्यादा को तू हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि नया स्टाफ है, तू गड़बड़ ना कर दियो कुछ, ठीक है। सी इससे पुराना स्टाफ है, 6 महीना पुराना स्टाफ है। मैंने इससे बोला तेरी पावर है तो 20,000 से ज्यादा का टैक्स जमा कर सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए तक, इससे ज्यादा तू नहीं जा सकता, ठीक है जी। इससे भी पुराना एक स्टाफ है मेरे पास, मिस्टर बी। मैंने इसको बोला तू 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का टैक्स जमा कर सकता है। और इससे भी पुराना स्टाफ है मेरा, सबसे पुराना स्टाफ कोई ए। बेटा मैंने इसको पावर दी कि तू 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का टैक्स जमा कर सकता है। सर जब भी अथॉरिटी दी जाती है मैक्सिमम स्कोप बता के दी जाती है, आप ये मत कर देना तू अनलिमिटेड टैक्स जमा कर सकता है। अनलिमिटेड वाली पावर कभी किसी को नहीं दी जा सकती। जब भी पावर दी जाती है हमेशा मैक्सिमम स्कोप बता के दी जाती है, अदरवाइज वो मिसयूज हो जाती है बेटा, ध्यान रखना। तो बेटा मैंने पावर बांट दी, इतने तो समझदार हो ही, ये तो पता लग रहा होगा कौन किसका सीनियर है आपको पावर के हिसाब से। सर यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेलीगेशन में आप अथॉरिटी बांटते हो, पावर बांटते हो बेटा। एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू होम। सर मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है ना? एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी विल डिटरमाइन हु विल रिपोर्ट टू होम। जिसको जिस हिसाब से अथॉरिटी मिली है बेटा, उस हिसाब से अपने आप एक चेन क्रिएट हो जाती है बेटा। बिल्कुल क्लियर कट चेन क्रिएट होगी। पता लग रहा है बेटा डी का सुपीरियर सी है, सी का बी है, बी का ए है, और ए रिपोर्ट करने वाला है मुझे। चेन क्रिएट होगी कि नहीं होगी? पता लग गया कौन सा किसका लेवल है। सबसे बड़ा लेवल इसका है बेटा, फिर ए का है, फिर बी का है, फिर सी का है, फिर डी का है। बन गया ऑटोमेटिक लेवल। यही तो समझा रहा था, ठीक है ना बेटा। पावर बटेगी डेलीगेशन में, लेकिन कभी सबको बराबर पावर नहीं बटती बेटा। सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, सबका डिसीजन लेने का तरीका अलग है, सबका जिंदगी में एक्सपीरियंस अलग है बेटा। उस हिसाब से पावर बांटी जाती है। और जब पावर बांटी जाती है बेटा तो किसी को मिलती है कम, किसी को मिलती है ज्यादा। इससे ही पता लग जाता है बेटा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोमेटिकली एक हायरार्की क्रिएट हो गई बेटा। बात क्लियर? अब रीड करके बताओ ये दोनों हेडिंग, 4th एंड 5th हेडिंग। बेटा लास्ट हेडिंग है यहां पर बेटर कोऑर्डिनेशन। लो प्यारे बच्चों, पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। बाबू कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? फिर तो समझ में आएगा बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा यूनिटी इन एक्शन। सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक डायरेक्शन में काम करना ही कोऑर्डिनेशन है। समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लो बेटा ये 3 लोग हैं ABC, इनको बेटा देहरादून जाना है और डिसाइड हुआ कि ये 9 गजा पीर पे मिलने वाले हैं सुबह 10 बजे, ठीक है ना? हाँ मन कर गया, हाँ जी सुबह 10 बजे मिलने वाले हैं 9 गजा पीर पे, ठीक है जी। बेटा A पहुंच गया पूरे 10 बजे, B उठकर आ रहा है 10:20 पे, और C उठकर आ रहा है 10:30 बजे। सर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कहीं से भी कहीं तक ये कोऑर्डिनेशन में नहीं है। और बेटा जब आप कोऑर्डिनेशन में नहीं होते तो ऑर्गेनाइजेशन के टाइम भी वेस्ट होता है और रिसोर्सेज भी बर्बाद होते हैं।
और ये तो मैंने सिर्फ 3 बंदों का एग्जाम्पल लिया, ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोग काम करते हैं, इनको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। और बेटा टॉप लेवल पूरे तरीके से इंश्योर करता है कि सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना। देखो बेटा, मैंने कल एक बात बोली थी, डेलीगेशन में 3 एलिमेंट है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी याद है आपको? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी, यानी कि बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। अगर टारगेट पूरे नहीं हुए तो बेटा आपसे जवाब मांगा जाता है। मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता? चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा मान लो आपको जो टॉप लेवल ने टारगेट दिया, वो टारगेट दिया कि सेल्स मैनेजर हर हाल में 20 लाख यूनिट बिकनी चाहिए, और बेटा मान लो मैं बोलता हूं टारगेट अचीव नहीं हुआ, यूनिट बिकी 17 लाख। सेल्स मैनेजर की क्लास लगनी है बेटा, बहुत तरीके से बुला लिया गैस को, ये 17 लाख यूनिट कैसे बिकी, 3 लाख से शॉर्ट कैसे रह गए? कह रहा सर मेरी गलती कहाँ है, मैं बेचूंगा तो तभी ना जब मेरे पास आएंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 17 लाख यूनिट दी थी मुझे, तो उतनी तो बेच पाया मैं। 20 लाख होती तो 20 लाख पूरी बेचता। सर फंस गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बुलाया गया प्रोडक्शन मैनेजर को कि 17 लाख यूनिट ही क्यों प्रोड्यूस हुई। इसने कहा मेरी क्या गलती, आप ये बताओ ना। परचेज मैनेजर ने खरीद के ही 17 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल दिया। परचेज मैनेजर को बुलाया गया कि आपने 17 लाख क्यों खरीदा जब 20 लाख का टारगेट था, 20 लाख खरीद के देने चाहिए थे। कह रहा मेरी क्या गलती, फाइनेंस मैनेजर ने पैसा ही 17 लाख के लिए। फंस गया कौन? फाइनेंस मैनेजर। बेटा एक मिनट, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से बेटा लिंक्ड है। सेल्स मैनेजर वही बेच पाएगा जो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोड्यूस करके देगा, और बेटा ये वही प्रोड्यूस करेगा जितना इसके पास रॉ मटेरियल देगा परचेस मैनेजर, और बेटा परचेस मैनेजर उतना ही परचेस करके देगा बेटा जितना उसके पास फाइनेंसेस अरेंज होंगे। यानी कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करता है। और आपको बता देता हूं बेटा, सबको पता होता है कि जवाबदेही बाद में जरूर मांगी जाएगी। ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है बेटा, ये डेलीगेशन है, जहां जवाब जरूर मांगा जाता है आपसे, फ्री नहीं छोड़ दिया जाता किसी को भी। तो बेटा जब आपसे जवाब मांगा जाएगा, सबको डर होता है कि अगर जवाब मांगा और हमारी गलती निकल गई तो हम फायर हो जाएंगे, निकाल देगी ऑर्गेनाइजेशन, 1 मिनट नहीं लगाएगी बेटा। तो इसी डर की वजह से सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। सिर्फ डर है बेटा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तभी दिखाई दे रहा है आपको, ये देखना 20 लाख का ही पैसा अरेंज करेगा, ये 20 लाख ही परचेज करेगा, ये 20 लाख ही प्रोड्यूस करेगा और 20 ही लाख बिकेंगे। क्यों दिखाई देगा ऐसा कोऑर्डिनेशन? डर, अकाउंटेबिलिटी का डर, आंसरेबिलिटी का डर। टारगेट पूरा नहीं हुआ तो एक के बाद एक लिंक है बेटा, किसी का तो नाम निकल ही आएगा आखिरी में। समझ आई बात आपको? क्या क्या चीज होती है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन मतलब यूनिटी इन एक्शन, सबका एक डायरेक्शन में काम करना। क्लियर बात? बेटा एक लास्ट हेडिंग इधर से रह गई, डिसेंट्रलाइजेशन से एक हेडिंग रह गई बेटा, क्विक डिसीजन मेकिंग, शायद 3rd नंबर पे हो गई। बाकी 5 हेडिंग बिल्कुल सिमिलर है बेटा, सिर्फ एक हेडिंग रहती है क्विक डिसीजन मेकिंग। लो प्यारे बच्चों समझना इसको भी। कहता है डिसेंट्रलाइजेशन में ना, 1 मिनट सामने देख लो बेटा, कहता है डिसेंट्रलाइजेशन में ना डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक होती है, बहुत बढ़िया होती है, बहुत जल्दी होती है। ऐसा क्यों? बेटा देखो मैंने एक बात बोली थी, डिसेंट्रलाइजेशन में ना आपका सुपीरियर कंट्रोल नहीं करता आपको, मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट, लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, पावर बटी हुई है, ठीक है ना। पहले जीएम है, वही बैंक की बात करते हैं, जीएम है, फिर जोनल मैनेजर है, एरिया मैनेजर है बेटा, रीजनल मैनेजर और बैंक ब्रांच हेड है, ठीक है ना। बैंक ब्रांच मैनेजर की पावर है मान लो 1 करोड़ का लोन करने की। एक एप्लीकेशन इसके पास आई 1 करोड़ का लोन की, ठीक है ना। 15 दिन से इस फाइल पे ये काम कर रहा है, 15 दिन के बाद भी इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको लोन करूं कि ना करूं, बहुत परेशान। इसने आरएम को कहा सर एक फाइल आई हुई है, 1 करोड़ का लोन मांगता है बंदा, मैंने 15 दिन स्टडी कर लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा फाइनेंस करूं कि नहीं करूं, आप देख लेते एक बार फाइल। हाँ आरएम का जवाब पता है क्या होगा? जैसे तेरी एक ब्रांच है ना और तू मेरे को फाइल के लिए बोल रहा है, मेरे नीचे 100 ब्रांचेस और आती हैं, मैं अगर सबकी फाइल पकड़ने लग गया ना और 5-5 दिन भी मैंने खर्च कर दिए 100 ब्रांचेस पर, तो उसके लिए मुझे 1.5 साल चाहिए। यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन, आपने रीड करी है 15 फाइल, आप ऑपरेशन के बड़े क्लोज, टेक डिसीजंस ऑन योर ओन, अपने आप डिसीजन लो, मेरा कोई मुद्दा नहीं है।
और मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचोगे उनके लिए डिसेंट्रलाइजेशन ही बेटर है। वरना आप सोचो अगर हर ब्रांच मैनेजर रिपोर्ट करने लगे आरएम को, तो आरएम तो पागल हो जाएगा बेटा। और ऐसे ही अगर आप आरएम के एंगल से सोचोगे सारे आरएम रिपोर्ट करने लगे एरिया मैनेजर को, वो पागल हो जाएगा। तो कोई भी सुपीरियर कंट्रोल करता ही नहीं है बेटा। एक बार काम दे दिया आपको, आपने देखना है, आपने डिसीजन लेना है बेटा। आप ऐसे ऑपरेट करते हो जैसे एक ऑटोनोमस यूनिट हो। एक ब्रांच ऐसे ऑपरेट कर रही होती है जैसे अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाले बैंकों के साथ या दूसरे बैंकों के साथ। आप ऐसे ऑपरेट करते हो। ब्रांच मैनेजर को सारी पावर दी जाती है, 1 करोड़ तक के लिए सारे डिसीजन आपके हैं, पूछो भी मत, ऊपर से रिपोर्ट भी मत करो, कुछ भी मत बताओ। तो बेटा जब सब कुछ ब्रांच मैनेजर ने करना है, उसे पता है मैं अगर ऊपर बोलूंगा अभी उनके पास टाइम तो है नहीं, उन्होंने सुनना तो है नहीं, जब सब मुझे ही करना है तो क्यों ना डिसीजन मेकिंग जल्दी जल्दी लूं। मैं फिर किसकी इंतजार कर रहा हूं जब मुझे रिपोर्ट ही नहीं करना। तो बेटा आप ऐसे ऑपरेट करते हो जैसे आप एक ऑटोनोमस यूनिट हो, ठीक है ना। ऑटोनोमस मतलब एक अलग से यूनिट हो, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन हो, इसलिए आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी क्विक होती है, बड़ी इमीडिएट होती है, बड़ी प्रॉम्प्ट होती है बेटा। समझ आई बात? क्लियर है? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की इंपॉर्टेंस इसी के साथ खत्म हो जाती है बेटा। ठीक है जी, रीड करके बताना क्विक डिसीजन मेकिंग। तो बेटा अभी मैंने 6 हेडिंग की चर्चा कर दी है डेलीगेशन में, और एक हेडिंग की चर्चा यहां पर कर दी है। 5 हेडिंग बिल्कुल सिमिलर है। मुझे ये बताओ, मुझे कोई हेडिंग रिपीट करनी है क्या? सबसे पहली हेडिंग थी यहां पर बेटा इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। सेकेंड हेडिंग थी एम्प्लॉय डेवलपमेंट। थर्ड हेडिंग इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। फोर्थ हेडिंग इज फैसिलिटेट ग्रोथ। ये मैंने 2 तरीके से बताई, जैसे भी लिख देना पेपर में। फोर्थ हेडिंग इज बेसिस, फिफ्थ हेडिंग इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट में ऑटोमेटिकली एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है, एक चेन क्रिएट हो जाती है। एंड लास्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन, उधर हेडिंग का नाम है बेटर कंट्रोल। ठीक है जी। और इधर एक हेडिंग हमने जो डिफरेंट पढ़ी उसका नाम है क्विक डिसीजन मेकिंग। कुछ रिपीट करना है तो बताओ। फोर्थ हेडिंग है फैसिलिटेट ग्रोथ, यही बात कर रहे हो ना बाबू। कहता है फैसिलिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। लिखने का तरीका 2 तरीके से बेटा इसको। बाबू टॉप लेवल ऐसा नहीं करता बेटा कि जब मैं पावर दे रहा हूं किसी को या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहा हूं तो किसी को भी दे दो, ऐसे नहीं होता बेटा। जब आप पावर देते हो अपनी किसी को या अपनी जिम्मेदारी किसी को देते हो तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, इसका जजमेंट लेने का तरीका क्या है, इसकी डिसीजन मेकिंग स्किल कितने अच्छे हैं, ठीक है ना, ये कितना पढ़ा लिखा है, सब कुछ आप सोच के देते हो कि हाँ अब मेरी पावर तो संभाल सकता है भाई। आपने अपनी पावर बांटी बेटा, लेकिन जो आपने पावर बांटी वो सिस्टमैटिक तरीके से बांटी। हम इसे बोलते हैं सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क। कर रहे हो, अंधाधुंध नहीं चल रहे कोई भी काम यहाँ पर। तो आपने सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क करा, एंड डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन, ये फ्योल बोलता था। ठीक है ना, नहीं भी याद तो कोई नहीं, कल याद कराऊंगा इसी चैप्टर में, बता रहा हूं। तो बेटा सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये तो लिखा हुआ है मैंने नोट्स में। दूसरा तरीका मैंने आपको ये भी बता दिया बेटा, इफेक्टिव मैनेजमेंट और एम्प्लॉय डेवलपमेंट की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। क्योंकि बेटा डेलीगेशन में टॉप लेवल इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। 12 घंटे में से 8 घंटे तो बेटा रूटीन ही काम होते हैं, 4 घंटे ही होते हैं बेटा जो डिसीजन मेकिंग के होते हैं आपके लिए। अब 4 घंटे आप काम कर रहे हो बेटा, 8 घंटे खाली हो, क्या करोगे? बैठना तो है ऑर्गेनाइजेशन में 12 घंटे, तो आप क्या करोगे? नई नई अपॉर्चुनिटी खोज के लाओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि मैंने अपने एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है ना बेटा, तो आपका मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो अच्छा हो ही रहा है, आप नई अपॉर्चुनिटी में भी एक्सेल कर रहे हो। दूसरी बात, आपके एम्प्लॉय कुछ टाइम के बाद इतने डेवलप हो जाते हैं बेटा कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इन्हीं का प्रमोशन आप कर देते हो बेटा। ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरी ऐड करी, दूसरे में बेटा किसी मिडिल लेवल का प्रमोशन करके उसको टॉप लेवल पे पहुंचा दिया। ठीक है ना, फिर तीसरी ऐड करी, यहीं से किसी और मिडिल लेवल का प्रमोशन करके उसको पहुंचा दिया। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाते ही चले जाओगे आप, रुकोगे नहीं कभी भी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करती है, कोई भी। ठीक है जी, चलो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।